सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। प्रदेशवासियों को विश्व पृथ्वी दिवस की शुभकामनाएं उन्होंने दी। सीएम ने पोस्ट में लिखा कि पेड़ पौधों को संरक्षित करें, वन्य जीव जंतुओं को संरक्षित करने का संकल्प लें, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन का भी संकल्प लें। विश्व पृथ्वी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को विश्व पृथ्वी दिवस की शुभकामनाएं दी। तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। इंजीनियरिंग संस्थानों के विकास पर समीक्षा बैठक हुई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। सीएम धामी ने तकनीकी शिक्षा की समीक्षा की और काफी समय से चर्चा में तकनीकी शिक्षा विभाग है, करोड़ों की गड़बड़ी को लेकर भी विभाग चर्चाओं में बना हुआ है। बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। काफी समय से तकनीकी शिक्षा विभाग चर्चाओं में बना हुआ है। बता दें कि करोड़ों की गड़बड़ी को लेकर विभाग चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो बैठक में और भी कई मुद्दों पर अहम चर्चा की गई। तो इंजीनियरिंग संस्थानों के विकास पर यह समीक्षा बैठक हुई। उधर उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जल्द उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। तो सूबे के मंत्रिमंडल में 5 पद खाली है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल को भी भरा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। तो सूबे के मंत्रिमंडल में 5 पद खाली हैं। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल को भी भरा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। धामी सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग दिवस को सफल बनाने के लिए पहले ही बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दे दिए। अधिकारियों को गांव, स्कूल और कॉलेज स्तर पर योग शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में सीएम का कहना है कि प्रदेश देवभूमि, वीरभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में आगे बढ़ रहा है और देवभूमि योग भूमि भी बने। इसलिए जन जन तक योग पहुंचाने के लिए योग दिवस से पहले कार्यक्रम चलाकर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी के फिट इंडिया के संकल्प को साकार करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। भूमि है, वीरभूमि है और अभी अभी हमारा राष्ट्रीय खेल 38वें यहाँ पर संपन्न हुए हैं, जिसमें हमारे राज्य के खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा था और खेलों का आयोजन भी बहुत अच्छा था। तो देवभूमि, वीरभूमि के साथ हम खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देवभूमि योग भूमि भी बने, इसलिए जन जन तक इसको पहुंचाने के लिए लगातार हम लोग योग दिवस से पहले अनेक कार्यक्रमों को स्कूलों में, अन्य संस्थानों में, आश्रमों में, जो भी हमारे ऐसे संस्थान है जहाँ पर सेवा के कार्य होते हैं, उन सभी को जोड़कर इसको आगे बढ़ाएंगे और जन जन का योग बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हर एक व्यक्ति योग करे, फिट रहे, उसको यहाँ पर विशेष अभियान के रूप में चलाएंगे। उधर चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम यात्रा को लेकर अधिकारियों से लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं। सीएम ने 24 अप्रैल तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए थे। तो 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी और चारधाम आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर सरकार पूरी तरह से सजग नजर आ रही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाए। तो चारधाम यात्रा के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। ट्रैकिंग के दौरान हर घंटे या 2 घंटे में ब्रेक लेने के लिए कहा गया है।
चारधाम यात्रा पर जाने से पहले रोजाना ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, ऐसी अपील की गई है। साथ ही साथ चारधाम यात्रा पर जाने से पहले कुछ देर वॉक करने की भी हिदायत दी गई है। तो जिन लोगों की उम्र 55 साल से ज़्यादा है, फिटनेस टेस्ट कराने के लिए उन्हें कहा गया है। यात्रा के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, ज़रूरी दवाएं, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर लेकर चलने की हिदायत दी गई है। कम से कम 7 दिन की यात्रा की योजना बनाने की हिदायत भी दी गई है। तो कहां के लिए कितने रजिस्ट्रेशन हुए वो भी आपको बता दें। चारधाम यात्रा के लिए 19 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। यमुनोत्री धाम के लिए 3 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। गंगोत्री धाम के लिए भी 3 लाख से हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए 5,74,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और हेमकुंड साहिब के लिए अभी तक 32,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा केदारनाथ के लिए यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उधर यमुनोत्री धाम में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए जरूरी मशीनों को पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा रही है। मशीनों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जाएगा। इस कड़ी में चीता हेलीकॉप्टर ने सफल लैंडिंग की। बता दें कि यमुनोत्री धाम की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और 6 किलोमीटर के खड़ी चढ़ाई वाले पैदल मार्ग के कारण मशीनों को वहां पहुंचाना संभव नहीं है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने मशीनों को एयरलिफ्ट कराने का फैसला लिया है। वहीं 2 चीता हेलीकॉप्टर के जरिए यमुनोत्री धाम में निर्मित हेलीपैड की रेकी की गई, जबकि 1 चीता हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग भी की गई। ट्रायल लैंडिंग सफल होने के बाद सिंचाई विभाग जरूरी मशीनों की लैंडिंग की प्रक्रिया को शुरू करेगा, जिससे बाढ़ सुरक्षा के कामों को प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकेगा। उसमें यमुनोत्री धाम में आरसीसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बाढ़ सुरक्षा की दीवार बननी है। ऐसे ही राम मंदिर में बननी है और जानकी चट्टी में भी बननी है, नदी के दोनों तरफ। तो हम कल से इसमें एक कार्ययोजना में काम कर रहे हैं, क्या एयर लिफ्टिंग हो सकती है। तो उस संबंध में हम लोगों ने विभाग से उनसे एक पूरा उनकी प्लान मांगा, उनसे मांग लिया है क्या क्या आपको मशीनें भेजनी है, उनका स्पेसिफिकेशन क्या है। और दूसरी तरफ हम एयरफोर्स को अगर फिर हम लोग उनको बताएंगे कि उनको कि आपको ये काम करना है, रिक्वेजिशन भेजेंगे। उधर यमुनोत्री में जो मुख्य इस साल का पहला जो आकर्षण रहेगा वो हेलीपैड है, जो पहली बार जिसका उद्घाटन होगा, पहली बार वहाँ पर तीर्थयात्री लैंड करेंगे। तो उसका भी वो तो पिछले दिसंबर में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसकी कुशलतापूर्वक लैंडिंग भी हो गई है। और डीएम साहब कल बता रहे थे कि वहाँ पर पंडित जी हम जो चिनूक जो हेलीकॉप्टर है उसको लैंड करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर मिशनरी जो हमारा घाट बनना है, जिसपे बहुत हार्ड और मजबूत काम होना है, उसके लिए मिशनरी की आवश्यकता होती है। तो वो वहाँ पर मिशनरी तत्काल उतारेंगे और उसके बाद यमुनोत्री का जो। उधर देहरादून के ईडी मुख्यालय पर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेजे गए समन को लेकर विरोध किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष विनीत प्रसाद भट्ट ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है ताकि वो जनता के मुद्दों को ना उठा सके। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारी के साथ ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आवाज को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का सहारा ले रहा है। देखिए, जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी, जो भाजपा की केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जो भी कुछ लोकतंत्र की जो लोकतंत्र हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये प्रावधान है कि जो भी विपक्ष का काम है, लगातार आम जनमानस की आवाज़ उठाने का काम हमारे विपक्ष का है, जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है। और हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के जो भी विपक्ष का नेता सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, ये एक साजिश के तहत, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत, बदला लेने की भावना के तहत ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमारा उसके खिलाफ आज ईडी के खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन था उत्तराखंड युवा कांग्रेस का। और हमारी मांग है कि भाई लगातार
लगातार केंद्र सरकार, जो हमारे नेता हैं, जो देश प्रदेश में हमारे दबे वंचितों की, पिछड़ों की आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार उनकी आवाज़ को दबाने का काम सरकारी एजेंसियों से कर रहे हैं। और उन्होंने जो अभी ये नेशनल हेराल्ड केस वाला मामला है, उसमें ज़बरदस्ती राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व को लगातार आरोपी घोषित किया है। तो हमारा उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन था। तो उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में समन्वय कमेटी की बैठक की जाएगी। बैठक उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में की जाएगी, जिसमें प्रदेश भर के बड़े नेता शामिल होंगे। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के अधिवेशन में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। धरातल पर किस तरह से काम किया जाए और कार्यकर्ताओं में आने वाले चुनाव को लेकर जोश भरा जाए, इसको लेकर बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और आने वाला जो 2027 का चुनाव है उसको लेकर के रणनीति तय होगी। प्लस आपने देखा अहमदाबाद जो हमारा सेशन था, AICC का अधिवेशन था, उसमें बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई। बहुत सारी बातों को आगे बढ़ाना है, तो उन बातों को कैसे जनता तक लेके जाना है, आगे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हमें संघर्ष सड़कों पे करना है, उसकी क्या रणनीति होगी, उसकी क्या रूपरेखा होगी, इन सारी बातों को लेकर के समन्वयक जो कमेटी है उसकी बैठक आहूत होनी है। वहीं उत्तराखंड में वन अग्नि को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर निशाना साधा। करण महारा ने कहा कि राज्य सरकार वन अग्नि को लेकर हर साल बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हर साल वन संपदा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। गढ़वाल मंडल में अब तक जंगल में आग लगने की 70 घटनाएं हो चुकी हैं। अब तक 38 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। वनाग्नि में कई चीज़ें ऐसी जिसमें बीजेपी के भी कई विधायकों ने कहा, मैंने स्वयं इस बात को कहा कि कंजर्वेशन ऑफ एक्ट जो है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। उस समय की ज़रूरतों को समझते हुए 78-79 में इसको लागू किया गया। और आज की आवश्यकताएं डिफर हैं। आज लोग गैस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जंगलों में नहीं जा रहे, लेकिन जंगलों का प्रबंधन होना चाहिए। और पुरानी सरकारों ने फायर वॉचर्स रखे थे, वो टेम्परेरी एक पोस्ट होती थी, जिसको 3 महीने या 4 महीने के लिए निवासी जो आसपास के निवासी हैं उनको फायर वॉचर के रूप में जाता था, उनको एक कुछ फंड पैसा भी मिल जाता था और वो जंगलों को बचाते थे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जंगलों के जलने का, जो लोगों का एक जुड़ाव था जंगलात से, वहाँ से लकड़ी उनको मिलती थी, जलावन की लकड़ी मिलती थी, उनको घर बनाने के लिए सहतीर दिए जाते थे, अलॉट होते थे, वो उसमें बहुत भारी कमी आई है। वहीं उत्तराखंड नदी किनारे की अवैध मलिन बस्तियां इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस के मुख्य चुनावी किरदार नजर आ रहे हैं। बता दें कि राज्य में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मलिन बस्तियों में रह रहे लोग एक बड़े वोट बैंक के रूप में हैं और दोनों ही दल अभी तक इनके हिमायती बने रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ नया होने के आसार हैं। कोर्ट के फैसले पर मौजूदा धामी सरकार ने अवैध मलिन बस्तियों पर निशाना लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ऐसे में कांग्रेस हमलावर हो गई है और कांग्रेस का कहना है कि सालों से रह रहे इन लोगों को बेघर कर देना कहां तक सही है, जबकि बीजेपी अभी भी 2027 तक मलिन बस्तियों के सुरक्षित होने की बात कह रही है। हमारी ही सरकार ने उन बस्तियों के बारे में सोचते हुए 2027 तक उसको बढ़ाने का और उनको रहने का प्रावधान लागू किया। हमारी सरकार निरंतर इस तरीके का कार्य करती चली आ रही है और NGT के आदेश के अनुसार ही जो कार्य हो रहा है। और हरीश रावत जी अपने कार्यकाल के दौरान उन मलिन बस्तियों के बारे में अगर कुछ सोचे होते तो आज उनको इस तरीके से सुर्खियों में रहने का अवसर नहीं मिला होता और इस तरीके की बात का बतंगड़ बनाने का कार्य नहीं किया होता। जो भी कार्य हो रहा है NGT के आदेश से हो रहा है, उसके बावजूद हमारी सरकार ने प्रावधान लाया है कि 2027 तक इन बस्तियों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया जाएगा और आने वाले समय में उसके लिए निश्चित तौर पे हित वाला कार्य हमारी सरकार करेगी। तो आगामी मानसून सीजन को देखते हुए देहरादून नगर निगम ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि जिस भी जगह गड्ढे या जल भराव है वहां पर तुरंत काम कर उसको ठीक किया जाए। देहरादून नगर निगम मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि मानसून सीजन को देखते हुए हमने सभी पार्षदों को पत्र जारी कर दिया है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर देखें कि किस तरह और किस जगह पर जल भराव है और गड्ढे की समस्या है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी पार्षद नगर निगम को सूचना दें ताकि निगम की टीम वहां पर जाकर फौरन समाधान करे। इस बार जो है वो जल भराव की मैंने आपको जैसे बात बताई, समस्त पार्षदगण हमारा बताएंगे कहाँ पे जल भराव हो रहा है, क्योंकि अभी जो पिछले 1-2 दिन में बारिश आई है
और एक बार पहले भी आई है, उसमें हमें पता चल गया है कि नाकों पे जल भराव की स्थिति उत्पन्न है। तो सारे पार्षद गण हमें लिख के दे रहे हैं, उस पर तो हम कार्रवाई कर ही रहे हैं। साथ साथ हमने क्या है, इस बार जो अपने निगम में अपने अधिकारी गण हैं, उनको हमने एक समय दिया है कि हम 15 मई तक हमको जहाँ पर भी है, और ये नालों की सफाई से लेके संबंधित, क्योंकि बरसात होती है तो उसके बाद नाले जो हैं वो उफन आते हैं ऊपर, और उनको उसके लिए पहले से उनकी सफाई जो नाला गैंग वगैरह को हम लगाने वाले हैं, सफाई कर्मचारी को वहाँ पे लगाने वाले हैं। और इस बार नदियों की जो सफाई है वो 15 मई तक हमने उसके लिए टाइम दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।